हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें आज हम लोग की ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, तो वहाँ से जाके स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर देख लीजिए। ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ नहीं है, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जो पहली रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, हेलो एल्केन्स कैसे करते हैं SN1 SN2 अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एराइल हैलाइड है, मतलब जो साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्डेड वाले हैं, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। कैसे होता है, उसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, जैसे ये एक हेलोएरीन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हेलोजन के हैं वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं पाई बॉन्ड के साथ। रिंग में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। तो जब आप लोगों ने ये रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो देखा होगा डबल बॉन्ड और लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसके लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और फिर जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फर्दर इधर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। लोन पेयर क्लोरीन ने दिया था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही फर्दर ये माइनस चार्ज इधर ट्रांसफर कर देगा बॉन्ड को, और उसके बाद जो ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड था ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर कर देगा, तो फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये निगेटिव चार्ज फर्दर इधर ट्रांसफर कर देगा बॉन्ड को, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उधर हो जाएंगे, और जो ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है वो फर्दर आगे ट्रांसफर होगा और निगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखिए ऑर्थो पैरा, यहाँ पे देखो ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, तीन जगह पे आपके निगेटिव चार्ज आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद अब देखो क्या बोला गया है, CCl bond acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkanes. Therefore, they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. अब देखो RX होता था, उसमें अल्काइल चेन लगी होती थी, इजिली बॉन्ड टूट जाता था X का या Cl का, जो भी आप वहाँ पे हेलोजन लगाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के कारण जो कार्बन और Cl का बॉन्ड है उसमें ना डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना ईजी नहीं होता, इस कारण ये हेलोएरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, CX बॉन्ड इन द हेलो एल्केन्स द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन इज sp3। इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन था, सारे सिंगल बॉन्डेड थे, लेकिन हेलो एरीन्स में ये जो कार्बन होता है डबल बॉन्डेड होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये वाला कार्बन। तो फिर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद ग्रेटर s करेक्टर, देखो sp3 में क्या है, 3 जो p है वो 3 है, तो उसमें करेक्टर s का कितना होता है, 25% होता है, और लेकिन sp2 में जो s का करेक्टर होता है 33.33% होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं s करेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलोएल्केन विद लेस s करेक्टर। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो s का करेक्टर यहाँ पे आएगा 25%, मतलब, और यहाँ पे आता है 33.33%। तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है, और s करेक्टर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, वो ईजिली नहीं टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हेलो एल्केन्स होता है उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और हेलो एरीन्स की बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, तो बड़ी बॉन्ड लेंथ ईजिली टूट जाती है और छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला या हेलो एरीन्स दिखाते हैं, तो आप लोग कहेंगे हेलो एल्केन्स दिखाते हैं, और रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो हेलो एल्केन sp3 हाइब्रिडाइज है, उसमें s करेक्टर कम होता है, लेकिन हेलो एरीन्स sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये रीज़न रख सकते हैं। ऊपर से बॉन्ड लेंथ का रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, और जो एरीन्स होते हैं उसमें रेजोनेंस आ जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो हेलोजन होता है उनके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इस कारण वो बॉन्ड भी नहीं टूटता है। तो बहुत सारे रीजंस आपको पता चल गए। अब आ जाओ,
इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इन केस ऑफ हेलोएरीन जब फिनाइल कैटायन बनता है सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज नॉट रूल। अगर यहाँ पे मानो कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला फिनाइल कैटायन बनेगा ना, यहाँ पे ये क्लोरीन अगर चला गया उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आ जाता है तो वो भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए SN1 रिएक्शन भी नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज़ लेस लाइकली टू इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच। यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक नहीं कर पाती इजली। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं, उसमें से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो क्लोरोबेंजीन लिया, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक सो आपकी मैकेनिज्म है नहीं, तो मैकेनिज्म है नहीं तो मेनली रिएक्शन याद रखो कि क्लोरोबेंजीन है तो उसमें ये क्या होना चाहिए, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, टेम्परेचर कितना हो, प्रेशर कितना हो, ठीक है। और तो क्या बन जाता है, Cl रिप्लेस होके यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, फिनॉल बन जाता है ये, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप लोगों ने इसमें जो ये आपका क्लोरोबेंजीन था इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब वो चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ज़्यादा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था इसमें जो रिंग होती है उसमें ज़्यादा होती है, इस कारण कोई न्यूक्लियोफाइल आके ईजिली अटैक नहीं कर पाता है। बट जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे NO2 लगा दिया, तो क्या होता है, ये रिएक्शन को उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रेशर भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ऊपर 623 केल्विन ज़्यादा टेम्परेचर था, यहाँ पे 443 केल्विन। एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया, टेम्परेचर कम करके आसानी से OH ग्रुप लगा दिया। फिर क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पे जब 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो टेम्परेचर और कम टेम्परेचर देने पे ही ईजिली क्या हुआ, Cl वहाँ से रिमूव हो जाता है और OH वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। और लास्ट में अगर तुमने तीनों पे लगा दिया, ऑर्थो पैरा मेटा पे, तीनों पे, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फीजिबल होता है। हल्का से इसे गर्म करो, इसमें तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वाटर के साथ ही हल्का वार्म करो उसको, ईजिली Cl रिमूव होके OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म भी है, ओके। The effect is pronounced where NO2 group is introduced at ortho-para position. However, no effect on reactivity of halogens is observed in the presence of electron withdrawing group at the meta position. देखो अगर आप NO2 को मेटा पोजीशन पे लगा दोगे, यहाँ पे ये मेटा पोजीशंस होती है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके पास वाली जो पोजीशंस वो ऑर्थो होती हैं, फिर उससे नेक्स्ट पोजीशन मेटा होती है, एंड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो पोजीशन होती है उसे पैरा कहते हैं। तो अगर आपने ऑर्थो पैरा के अलावा मेटा पे लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कोई भी उसमें चेंज नहीं लाएगा। फिर आप 2 लगा लो चाहे तो मेटा पे, या एक NO2 लगा दो, तो रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको लगाने, अगर आप चाहते हैं कि ईजिली हो जाए वो रिएक्शन, तो आपको ऑर्थो और पैरा पे ही लगाने हैं। अब देखो क्यों ऐसा होता है, ऑर्थो और पैरा पे ही लगाना होता है। अब ये देखो इसका यहाँ पे ये मैकेनिज्म देखो, फटाफट से देखो, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप था, ठीक है। इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आया, Cl पे अटैक करा, किस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ से Cl को हटना है तो इस पे अटैक करा। यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड जब इधर गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Cl के पास वाले कार्बन पे। तो फिर वहाँ पे जाके OH ने अटैक करा क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल था, नेगेटिव स्पीसीज था। फिर क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये फर्दर आगे आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ठीक है, पूरा रिंग में ट्रांसफ़र होता गया। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जब ये नेगेटिव चार्ज देखो कैसे बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो। फिर लास्ट वाले बॉन्ड को तोड़ के जब नेगेटिव चार्ज आया, फिर क्या होता है, फाइनली Cl को रिमूव कर देता है, वो नेगेटिव चार्ज दे देता है और वहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये जो होता है, ये 3 ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं बीच में। तो ये जो तीनों, ये बॉन्ड का घूमना है ना, दिख रहा है, डीलोकलाइजेशन, उसको डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है बीच में, ये पूरे में ऐसे घूम रहा है, तो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये स्लो स्टेप है। उसके बाद फास्टली क्या होता है, Cl नेगेटिव हट जाता है और OH यहाँ पे आके लग जाता है। अब आपने ये पैरा पोजीशन पे कर रखा हुआ था जब NO2 ग्रुप, अब आपने क्या करा है, NO2 ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे रख दिया। तो जब आप ऑर्थो पोजीशन पे रख रहे हो तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले कहाँ जा रहा है, ये जब बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड जब टूटा Cl के पास वाले कार्बन का डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज आया उस
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और इधर साइड में निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आके OH अटैक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा ये फर्दर ट्रांसफ़र होता जाएगा पूरी रिंग में, ऐसे ही डीलोकलाइज करेगा, ठीक है, डीलोकलाइज करेगा। जैसे ऊपर डीलोकलाइजेशन का मतलब पूरी रिंग में ये डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे, एक तरफ निगेटिव चार्ज टूटेगा, बॉन्ड आगे फर्दर ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देख लीजिएगा, ऐसे ही डीलोकलाइजेशन हुआ और फाइनली क्या होता है, Cl रिमूव हो जाता है निगेटिव एंड OH आके अटैच हो जाता है। लेकिन अब देखो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, मेटा पोजीशन पे भी देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, मेटा पोजीशन पे क्या हो रहा है, स्लो स्टेप में दिखा रहे हैं, फिर से वही उसी तरीके से हो रहा है रिएक्शन। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुआ बॉन्ड, यहाँ पे पहले बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पे और उसके पास में निगेटिव चार्ज आया, फिर निगेटिव चार्ज फर्दर बॉन्ड को उसको आगे ट्रांसफ़र करता गया, आगे ट्रांसफ़र करता गया, तो ये बॉन्ड ऐसे ही लोकलाइजेशन हुआ निगेटिव चार्ज का, और फिर फाइनली यहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब देखो इसका रीज़न देखते हैं, क्यों मेटा पोजीशन वाले में भी सेम तरीके से पूरा हमें प्रोसेस दिखाई दिया, ऐसे ही स्टेप्स बने, इसमें भी ऐसे ही, मेटा में भी, पैरा में भी, ऑर्थो में भी, लेकिन फिर मेटा वाले में क्यों नहीं कोई चेंज होता है, क्यों वो रिएक्शन जल्दी नहीं होती है, उसका रीज़न देखो। Can you think why does NO2 group show its effect only an ortho and para position, not at meta position? As shown, the presence of nitro group at ortho para पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स की जो भी होते हैं वो उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, दस फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब तो जो रिंग होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक तरीके से उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आने लगा, पॉजिटिव चार्ज का, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल निगेटिव वाला आके ईजिली उस पर अटैक कर सकता है ना, तो यही होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हेलोएरिन्स। कार्बन एनायन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और जो कार्बन आयन बना, मतलब जो रिंग पे निगेटिव चार्ज घूम रहा है, वो कार्बन आयन जो बना वो स्टेबलाइज किसके थ्रू हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज आपस में रेजोनेंस में थे। तो ये क्या करें, द निगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन सब्सटीट्यूएंट इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप, while in case of meta nitrobenzene none of the resonating structure bear the negative charge on carbon atom bearing NO2 ग्रुप। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ये देखो अब कंपेयर करते हैं हम लोग, ऑर्थो और मेटा को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो रिंग पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है पार्शियल। बट इसमें देखो ऑर्थो मेटा वाले में जिस कार्बन पे नाइट्रोजन वाला ग्रुप लगा हुआ है, क्या कहीं पे भी उसमें निगेटिव चार्ज आया? नहीं। एक बार देखो ऑर्थो पे आया, एक बार पैरा पे आया इधर, ठीक है, और फिर से ऑर्थो पे आता है, मेटा पे तो जाता ही नहीं है निगेटिव चार्ज, तो NO2 ग्रुप का तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा कि वो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रिंग को पॉजिटिवली कर दे, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल आके ईजिली अटैच हो जाए। तो इस कारण हम मेटा वाले पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसका कोई भी रोल नहीं होगा रिएक्शन में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी, रिंग्स की, हेलोएरिन्स की। Halogens undergo electrophilic reactions of benzene such as halogenation, nitration, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की हेल्प से, ठीक है। फ्रीडल काफ्ट रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब ये कहाँ पे अटैच होगा आके, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो ग्रुप और पैरा ग्रुप पे अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कहाँ पे आएगी, ऑर्थो और पैरा पे ही आके अटैच होती है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही तो रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज के ही पास तो पॉजिटिव वाली स्पीसीज आएगी, क्योंकि उसे दिखेगा वहाँ पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे जाती है। तो अब देखो यहाँ पे इसको आसानी से देखते हैं। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है क्यों ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होता है। देखो, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स आई इफेक्ट हैज द टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर लेता है। आई एटम जो भी आई एटम है, हेलोजन एटम है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखा के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो। तो एज रिजल्ट रिंग सम
rings get somewhat deactivated as compared to benzene. Hence, electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly, require more drastic condition as compared to those in benzene. देखो नॉर्मली जो बेंजीन होता है उसमें तो ठीक है, अटैक हो सकता है ईजिली, लेकिन यहाँ पे ये जो करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के यहाँ पे और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज दे देता है। तो इस कारण यहाँ पे थोड़ी सी जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। फिर क्या करना पड़ता है, हमें और चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, कंडीशंस डालनी पड़ती हैं, जिसके कारण ईजिली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। अब देखो यहाँ पे हमें Cl2 को ऐड कराना था, तो ऐड तो देखो पैरा और ऑर्थो पे ही होगा आके, क्योंकि वहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो क्या करा, एनहाइड्रस FeCl3 में हेलोजिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन ग्रुप ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा वाला और माइनर बनता है ऑर्थो वाला, ठीक है। ऑर्थो पे Cl जो अटैच हो रहा होगा वैसे प्रोडक्ट कम बनेंगे, पैरा पे अटैच होता हुआ ज़्यादा बनेगा। फिर इसका रीज़न क्या है वो भी पढ़ लेंगे अगर आप लोगों के सिलेबस में होगा तो, ठीक है। फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं, ये रिएजेंट्स याद रखना किसकी हेल्प से कराते हैं नाइट्रोजन। ऊपर क्लोरीन ऐड कराया था एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। नाइट्रेशन में HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। H2SO4 में इसमें भी दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक माइनर एक मेजर। माइनर बन रहा है फिर से ऑर्थो वाला और मेजर बन रहा है पैरा वाला। अब कराया है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लो, हीट उसको करो, हीट करो। दूसरा हमारे पास जो भी क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे भी ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच होगा आके सल्फर जो भी ग्रुप है, ठीक है, सल्फर वाला सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होगा आके, और माइनर फिर से ऑर्थो वाला बनेगा और मेजर फिर से पैरा वाला बनेगा। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, सेम चीज़ है, इसमें बस क्या करते हैं, उसमें एनहाइड्रस FeCl3 ऐड कर रहे थे जिससे क्लोरीन ग्रुप अटैच हो रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्लोरीन ग्रुप को नहीं अटैच करना है, इस पर मिथेन ग्रुप को अटैच करना है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखो CHCl3 लिया एनहाइड्रस AlCH3 की प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा इसमें। अब देखो ऑर्थो पे जो CH3 ग्रुप लगा के वो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और नेमिंग कैसे है, मतलब क्लोरोबेंजीन तो था, 1 पे क्लोरो है, 2 पे आके मिथाइल रख गया, और ये है क्या, बेंजीन। अब यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 पे आके मिथाइल लग गया और बेंजीन। तो पैरा वाला मेजर बन रहा है, सभी में पैरा वाला मेजर बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ग्रुप लगाया है, कीटोन ग्रुप लगा रखा हुआ है। यहाँ पे COCH3 वाला ग्रुप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये C उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन बना, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, मतलब 2 पे एसिटोफिनोन, सॉरी इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा हायर ग्रुप होता है, तो इसके कारण यहाँ पे के कार्बन को 1 कंसिडर कर रहे हैं और क्लोरीन को 2 नेमिंग दे रहे हैं। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और यहाँ पे 4 क्लोरो एसिटोफिनोन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ऑर्थो पैरा पे ही बनते हैं और मेजर सभी में मेजर प्रोडक्ट बन रहा है पैरा वाला। ओके, पूरा समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार आप पढ़ लीजिए। अब देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन ऊपर देखी थी, वुड्स फिटिक देखो सेम है। उसमें क्या कह रहे थे, हेलो एल्केन्स ले रहे थे, इसमें एक हेलो एरीन ले रहे हैं, ठीक है, और एक हेलो एल्केन ले रहे हैं, वही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो RX हैं, ये दोनों X, ये X और ये X निकल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों X निकल जाएंगे, एक साथ नहीं निकलेंगे, NaX के साथ गया है, और साथ में क्या होता है, ये R ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, X रिप्लेस होके यहाँ पे ये आपको टॉलीन मिल जाती है, ठीक है। कितनी भी लंबी कार्बन की चेन होगी वो लग जाएगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में देखो 2 नाम है, तो इसमें एक हेलो एरीन लेंगे, एक हेलो एल्केन लेंगे, 2 नाम है, वुड्स फिटिक अलग अलग। अब फिटिक में एक ही नेम है, तो इसमें दोनों ही जो लेंगे हम रिएक्टेंट, वो दोनों ही हम लेंगे हेलो एरीन लेंगे, एराइल हैलाइड्स लेंगे, एनालोगस कंपाउंड्स लेंगे, मतलब सेम तरीके के कंपाउंड्स लेंगे। तो इसमें सिंगल रिंग से डबल रिंग कर लेते हैं, इसमें भी NaX दोनों निकल जाते हैं और 2 रिंग्स आपस में कंबाइन होकर डाइफिनाइल बना लेती हैं, ठीक है। इसे फिटिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन रिएक्शंस को ट्राई कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आती हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगी। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी पॉली हेलोजेंस कंपाउंड हैं इनको रीड कर लीजिएगा। वैसे तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी हैं एक बार इनको आप NCERT के थ्रू रीडिंग कर लेंगे तो
ईजिली समझ में आ जाएगा। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये जितने भी एक्सप्लेन किया मैंने चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी ऑर्गेनिक एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए और मैक्सिमम हो सके वीडियोस को लाइक करिए और चैनल पे सब्सक्राइब भी बढ़ाइए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।